जोहार नमस्कार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र। मेरा नाम आरती सिंह और मेरे साथ हैं सहयोगी अभिषेक भारती। क्या झारखंड में कोई है जिन्हें चिंता है राज्य के छात्रों की? कोई है जो युवाओं के भविष्य की बात करता है? शायद नहीं। क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी पार्टियां, कोई भी जनप्रतिनिधि जिन्हें हम ये समझते हैं कि वो हमारा पक्ष रखेंगे, हमारे लिए काम करेंगे, तो शायद झारखंड में तो ऐसा कोई चेहरा या फिर ऐसा कोई दल नजर नहीं आता। अगर आता तो सैकड़ों नहीं हजारों छात्र सड़क पर स्कॉलरशिप के लिए यूं भटकते नजर नहीं आते। ई कल्याण दफ्तर के पास जो चक्कर लगा रहे हैं छात्र, आपने देखा होगा कि स्कॉलरशिप की राशि अब तक नहीं आई है, छात्रवृत्ति नहीं मिली है भाई, तो अब आगे की पढ़ाई कैसे कंटिन्यू करेंगे ये समझिए। एक जरिया सिर्फ और सिर्फ वो छात्रवृत्ति ही होता है ऐसे बच्चों के लिए जिनके पास आय का दूसरा कोई स्रोत नहीं है, घर में कोई कमाने वाला नहीं, कोई रोजी रोजगार का साधन नहीं, तो वो छात्रवृत्ति की राशि ही होती है जिसके सहारे वो अपनी पढ़ाई आगे बढ़ा पाते हैं, इस उम्मीद में कि इस पढ़ाई के बाद कोई रोजगार तो मिल पाएगा, अच्छा रोजगार, सम्मान पूर्वक रोजगार। और कहीं सरकारी नौकरी की बात हो तो खैर उस पर एक अलग डिबेट कर लेंगे, झारखंड में तो ये बात ही करना बेमानी है। तो खैर, लेकिन अब एक नया जो नई चीज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये कि अभी तक हम यही दिखा रहे थे कि भाई ई कल्याण जो वहां से जो छात्रवृत्ति की राशि मिलनी थी, अब वहां पर आप वेबसाइट भी देख चुके हैं कैसे वेबसाइट काम नहीं कर रहा है, पैसे कब आएंगे ये भी कोई अपडेट करने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, अब नया सेशन जरूर शुरू कर दिया गया है। ये स्क्रीन पर आप ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये एक नया नया सेशन अनाउंस कर दिया गया है। अब समझिए, जो पिछला सेशन है उसी में बच्चों को अब तक छात्रवृत्ति नहीं मिली है, नए सेशन में वो कैसे अप्लाई करेंगे? और इसकी एक छोटी सी बात मैं बताती हूँ कि इस सेशन में अप्लाई करने के पहले उन्हें बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है। तो जब वो राशि, जब वो सर्टिफिकेट ही नहीं मिलेगा क्योंकि राशि आई नहीं है, तो फिर वो अगले सेशन के लिए कैसे अप्लाई करेंगे भारती? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या कोई है जो ये बताएगा कि भाई ये सब कुछ चल क्या रहा है? क्या छात्रवृत्ति के नाम पर सिर्फ और सिर्फ महिमा मंडन हो रहा है? छात्रों की कोई सोचता ही नहीं। आपको स्कॉलरशिप मिली नहीं है, पिछला वाला क्या है उसका हाल पता नहीं, लेकिन अगले के लिए विज्ञापन जरूर निकाल दिया है। क्या है ये? आप इसको ऐसे समझिए आरती की, ये तमाम चीजें तब चल रही हैं जब राज्य में एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव उपचुनाव है हो रहे हैं, हाँ। और इस उपचुनाव में ये मुद्दा नहीं है। हम्म। उपचुनाव में ये मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा नहीं। ई कल्याण छात्रवृत्ति का जो पैसा होता है ये किनका रुका हुआ? ओबीसी और एससी छात्रों ऐसी, का। हाँ। अब आप समझिए, एससी छात्र जो है, घाटशिला उपचुनाव मैटर नहीं करता। ओबीसी जो है तो उस ओबीसी में महतो भी आते हैं, कुर्मी, उस ओबीसी में यादव भी आते हैं, हम्म। उस ओबीसी में मुस्लिम भी आते हैं, और उस ओबीसी में बाकी जो तेली साहू ये तमाम होता है। अब सबकी अलग राजनीति चल रही है, आप हम्म। देखिए इसको, क्योंकि सब ने अपना अपना जो अपना प्रतिनिधित्व है वो चुन लिया है। हम्म। भाई तेली साहू जो है वो बीजेपी का प्रतिनिधित्व चुन चुका है, ऐसा माना जाता है। कुर्मी जो है तो उसने जेल के एम आजसू को अपना प्रतिनिधि चुन चुका है। मुस्लिम जो है तो वो जेएमएम और कांग्रेस को जो है वो चुन चुका है। और मुस्लिम का जो छात्र है, मुस्लिम छात्र को ओबीसी, ये जो छात्र और शिक्षा के मुद्दा है, इससे ज्यादा बड़ा मुद्दा है कि उसके अपने पर्सनल जो मुद्दे हैं, पर्सनल जो एजेंडा है, उन चीजों पर वोटिंग करता है। तो एंटी हिंदू जो मुद्दा होता है। तो अब आप समझ लीजिए, जब सबके अपने अपने मुद्दे हैं तो इस मुद्दे पर कोई बात क्यों करेगा? इस सेशन क्या अगले 5 सेशन तक वो पैसे नहीं आएंगे? इनके पास तो कारण है बताने का कि भाई केंद्र सरकार ने अपना जो हिस्सा है वो दिया नहीं है। हम्म। तो केंद्र सरकार ने जब अपना हिस्सा नहीं दिया, 14 नवंबर को 70 बंगला जो विधायकों के लिए बना है, बना है, हाँ, ठीक है, आवंटित होना है। आवंटित होना है, हम्म। तो उसका भी उद्घाटन हो जाएगा। हम्म। क्योंकि 70 ये हो गया और 11 जो मंत्रियों के लिए बने उनका वो अलग उद्घाटन है, हाँ। हो चुका है, 12। तो वही 81 ये हो चुके हैं, 81 82 हो चुके हैं। अब उस बंगले को बनाने के लिए बजट है, BMW इंडिवर फॉर्च्यूनर बनाने, हम्म। कौन कौन गाड़ी, उन हम्म। सब गाड़ियों के लिए बजट है। लेकिन ई कल्याण का पैसा देने के लिए हमारे पास वो सशक्त व्यवस्था नहीं है कि इधर का पैसा हम उधर लगा करके और त्वरित तौर पर छात्रों को राहत दे दे, ताकि छात्र जो है उनका भविष्य बर्बाद ना हो। क्योंकि झारखंड में छात्र कोई मुद्दा है नहीं। बड़ी बात है। आप याद कीजिए जेएसएससी का जो मामला था, जेएसएससी में सरकार भले कहते कि सेकंड वाले केस में जेएसएससी में पेपर लीक नहीं हुआ, हम्म। पहले वाले में तो पेपर लीक हुआ था। तो हम्म। पहले वाले में जब पेपर लीक हुआ था तो उस मामले में अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुई?
कितने लोगों को सरकार ने गिरफ्तार किया? तो पेपर लीक तो एक पेपर लीक तो हुआ था, पहले वाले में पेपर में हुआ था तो हुआ। सरकार ने कोई गिरफ्तार नहीं की, पता नहीं सीआईडी जांच और एसआईटी बनी और पता नहीं क्या क्या हुआ। फलाफल क्या निकला इतने दिनों का? फलाफल कुछ भी नहीं निकला। तो कहेंगे क्या बीजेपी में नहीं होता? अरे तो बीजेपी में होता है तो तुम्हारे में नहीं होगा, इसका मतलब आपको वोट किस लिए मिला था? आपको वोट इसीलिए तो मिला था कि जो बिल्कुल काम बीजेपी नहीं कर पाई वो आप वो करिएगा। आप करेंगे। तो आपने भी तो वही किया और उससे बुरा किया। तो कुल मिलाकर के नहीं, जैसे आपने कहा कि इसमें भी अलग अलग राजनीति है, क्योंकि स्कॉलरशिप किन का रुका हुआ है, एससी और ओबीसी का। तो इसलिए अगर कोई इस पर बात भी करता है तो उसको उसी मुद्दे से जोड़ भी दिया जाता है, जातिगत चीजें इसमें, जो कास्टिसिज्म है वो भी इसमें इंक्लूड कर दिया। अब जैसे जयराम महतो ये बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये वीडियो जरूर दिखाया जाना चाहिए, दिखाइए। हम दिखाते हैं। ये वीडियो जब आप देखेंगे तो आप ये बात कर रहे हैं जयराम, देखिए जयराम महतो की खासियत यही है कि अब भले ही 10 नेगेटिव चीजें हैं, लेकिन उन 10 में से आप एक पॉजिटिव चीजें आपको ये नजर आएंगी कि जयराम महतो कैसे, देखिए शिक्षा की बात करें, घाटशिला में भी वो शिक्षा की बात करें जहां शिक्षा मुद्दा नहीं है, लेकिन इस वक्त वो जो बात कर रहे हैं वो आपको सुनना चाहिए कि वो क्यों कह रहे हैं भाई कि शिक्षा पर कौन बात करता है। उन्होंने कहा है कि स्कॉलरशिप नहीं आ रही है, बच्चों की फिक्र किसे है, छात्रों की फिक्र किसे है। सुनिए जरा जयराम महतो को। আর আমরা কি পাই? স্কলারশিপ বন্ধ হয়ে গেল। স্কলারশিপ বুঝি না দিদিরা? হ্যাঁ, স্টাপন স্টাপন ছাত্রবৃত্তি, ছাত্রবৃত্তি পাওয়া যায় না ছাত্রকে, ছাত্রকে ছাত্রবৃত্তি পাওয়া যায় না। পড়ালেখা বন্ধ হয়ে গেছে, ছাত্র কর্জদার হয়ে গেছে, স্টুডেন্ট পড়ালেখা ছাড়ছে, স্কলারশিপ পাইছে না। আর ইয়ারা মौज মস্তির টাকা উড়াইছে, মौज মস্তির কাজে টাকা উড়াইছে। আছে জমে পয়সা আছে, ঝাড়খণ্ডে পয়সা নাই তো কোথায় পয়সা নাই? ঝাড়খণ্ডে কি নাই আছে? আমাদের ধনবাদে বোকারো কয়লা, তো আপনার ধার ইউরেনিয়াম লোহা আছে, টাটা জমশেদপুর। ঝাড়খণ্ডে গোটে পয়সা আছে, এই আমাদের লিডার, ওই লিডার আমাদের পয়সা খাচ্ছে। একটা উদাহরণ আপনাকে আমি বাতাতে যাই। আমাদের কৈলাঞ্চলে একটা নেতা আছে, কোর্ট আজকে ওকে নোটিশ দিয়েছে, কোর্টের একটা কাগজ দিয়েছে, একটা ওকিলে ফাইল করেছে, একটা याचिका ফাইল করেছে কি ওর কাছে 40,000 করোড় সম্পত্তি আছে। ওদের আমি নাম লিতেই কোন কি ও এখানের মানুষ বটে নাই, আমি জাস্ট एग्जांपल দিছে। देखिए तो सिर्फ इकलौते एक विधायक हैं, मुझे नहीं लगता कि जयराम महतो के अलावा पूरे 80 में से कोई भी एक विधायक छात्रों के स्टैंड लेता नजर आता है, छात्रों के साथ खड़ा रहता नजर आता है। तो ये मतलब भविष्य झारखंड का, कहते हैं युवा देश का भविष्य है, तो राज्य के भी भविष्य है, लेकिन युवाओं की यहाँ ना कोई सुनता है, ना समझता है, ना उसके बारे में सोचता अच्छी है। बात यह है, देखिए जयराम महतो की खासियत ये है कि वो प्रोग्रेसिव राजनीति करता है। राजनीति में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, ठीक है। कुछ चीजें जिनसे हम सहमत नहीं है, हम सवाल करते हैं, ठीक है। जो लोग अंधभक्त हैं रहने दीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। हम जो करते हैं, जयराम महतो कुछ चीजों में स्टैंड लेते हैं। बिल्कुल। आउटसोर्सिंग के खिलाफ जयराम महतो वो पहले शख्स थे जिन्होंने आवाज उठाई। जेएसएससी पेपर लीक में जयराम महतो और उनकी पार्टी जो है वो एकमात्र पार्टी थी जिन्होंने बिल्कुल छात्रों का साथ दिया। और जयराम के साथ साथ मैं तारीफ करूंगा देवेंद्र नाथ महतो की। जेएसएससी का जो कार्यालय घेराव था वो बंदा अकेले, हाँ, वो बंदा अकेले पहुंच गया। तो ये सब उनके फेवर में जाती है चीजें, ऐसी बात नहीं है। वो प्रोग्रेसिव राजनीति कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, हाँ, सवाल उठाना हमारा काम है, हम सब पर सवाल उठाते हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरा सवाल जयराम महतो से, मेरा सवाल तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कि ई कल्याण का पैसा, मतलब क्या छात्र झारखंड में इतने हाशिए पर हैं? क्या छात्र झारखंड में इतने हाशिए पर हैं? क्या आप मैया सम्मान के लिए पैसा अरेंज कर सकते हैं लेकिन ई कल्याण के लिए पैसा अरेंज नहीं कर सकते हैं? आप BMW, आप फॉर्च्यूनर, आप विधायकों के आवास के लिए पैसा अरेंज कर सकते हैं। आप मंत्रियों को जो आवास बना है, स्मार्ट सिटी जो है, स्मार्ट सिटी न जाने कितना ओवर बजट हो चुका है। मंत्रियों का जो आवास न जाने कितना ओवर बजट हो चुका है। कैबिनेट में उसको लेकर के आप जो है घटनोत्तर स्वीकृति दिलाते हैं, लेकिन ई कल्याण का जो पैसा है, ऐसा कोई बहुत बड़ा बजट ई कल्याण का नहीं है कि जिसको एडजस्ट नहीं किया जा सकता है। बहुत आसानी से राज्य सरकार एडजस्ट, मुझे वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का बजट में दिया गया भाषण, बजट से पहले का भाषण जो याद आता है। सबसे बड़ी चुनौती राज्य सरकार के लिए यही थी कि मैया सम्मान का इतना बड़ा जो बजट है, तो इस बजट को आप कैसे कीजिएगा।
तो उसका पूरा उन्होंने खाका बताया था कि हमको कहीं बाहर से, अब झारखंड इतना सक्षम है कि वो अपना रेवेन्यू खुद जनरेट कर सकता है। वो फॉर्मूला आपका कहाँ गया जो आप केंद्र के भरोसे बैठे हो? अगर केंद्र ने पैसा नहीं दिया, 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूं कि केंद्र बिल्कुल नीच राजनीति कर रहा है, नरेंद्र मोदी बिल्कुल नीच 3rd क्लास राजनीति कर रहा है, मैं ये मान लेता हूं, तो इसका मतलब आप छात्रों का भविष्य बर्बाद होने देंगे? जिन छात्रों के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो अपनी फीस भर सके, इतना भी पैसा नहीं, क्योंकि हम और आप तो चलिए बहुत सक्षम परिवारों से आते हैं, आप अंदाजा लगाइए जिसके पास, मतलब मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आरती, मैं जब इंजीनियरिंग में था तो मेरे साथ एक मित्र था, उस मित्र का नाम था पवन सिंह, राजस्थान का था। तो हम लोग जब सब कुछ खाने का, कभी बर्गर ही खाने का मन किया या कभी बियर ही पीने का मित्रों को मन कर गया, तो हम कॉन्ट्री करके आपस में पैसे लगा करके 500 रुपए, और उसके पास जब पवन के पास हम जाते थे तो पवन ऐसे ऐसे करके हिसाब रखता था, ऐसे करके हिसाब करता था, तो हम पूछते थे कि क्या हुआ, तो बोलता था कि मेरे पास 500 रुपए है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर आज मैंने पी ली तो बाकी के 20 दिन में क्या करूंगा, और फिर मैं जोड़ रहा हूँ कि क्या 20 दिन चलेगा या फिर 10 दिन, और इस तरीके से वो हिसाब लगा करके खर्च करता था। तो उस समय मेरे को ये चीजें समझ में नहीं आती थी कि कोई हिसाब लगा करके कैसे खर्च करता है। लेकिन पवन सिंह जैसे न जाने कितने छात्र, आप रांची में जब आप हरिओम टावर के पीछे जो लॉजेस है, हरिओम टावर के सामने नीचे में लॉजेस है, उन लॉजेस में आप चली जाइएगा तब आपको एहसास होगा कि पलामू से जो छात्र आ रहा है और तमाड़ से जो छात्र आ रहा है, और कईयों के पास तो वो 500 भी नहीं होते वही कह रहा हूं, उनके। उनको गिन के उतने ही पैसे मिलते हैं जितने पैसे में वो वहां से यहाँ तक आ सकते हैं, बस इतने ही पैसे मिलते हैं। बाकी वो खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, उनके माँ पिता को इसलिए चिंता नहीं, क्योंकि उनको पता है कि एडजस्ट कर लेगा, उनकी क्षमता नहीं है कि वो पैसे दे सकते हैं। और उनके पास ई कल्याण जैसे जो छात्रवृत्ति योजना है, उन योजनाओं का पैसा यही राहत होती है। मतलब आप समझिए कि कितने छात्र अभी ऐसे हैं जिनको नोटिस मिल चुका है कि भैया ई कल्याण का पैसा अगर इनका, मतलब आपने फीस अगर नहीं जमा करी तो आप जो है वो मतलब खत्म, टाटा बाय बाय। एक सेशन में तो उन्होंने किसी तरीके से अरेंजमेंट करके भर दिया पैसा, दूसरे सेशन में वो कैसे करेंगे? लेकिन फिर उन्हीं छात्रों का कैटेगराइजेशन होता है, एक हेमंत सोरेन का समर्थक छात्र, एक बीजेपी का समर्थक छात्र, एक जयराम महतो का समर्थक छात्र, एक सुदेश महतो का, और जैसे ही ये फलाना का समर्थक और ठिकाना का समर्थक आ गया, बस चीजें वो खत्म। छात्र की कहानी खत्म, वहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। बिहार में आप देखिएगा, बिहार का छात्र जो है वो जब छात्र आंदोलन होता है तो वो सिर्फ छात्र होते हैं, बिल्कुल। वो नीतीश कुमार का, वो तेजस्वी का, वो प्रशांत किशोर का, वो किसी का समर्थन नहीं लेता, वो विरोध कर देता है कि भाई हम ये राजनीतिक आंदोलन है ही नहीं। तो ये चीज झारखंड के छात्रों को समझनी पड़ेगी और झारखंड के लोगों को भी समझनी पड़ेगी कि मैया सम्मान आपका भविष्य नहीं है, आपका भविष्य ये ई कल्याण ही, इस ई कल्याण से जो पैसा मिलेगा तो आपको समझना पड़ेगा कि ई कल्याण का पैसा जो है यही आपका भविष्य तैयार करेगा। मैया सम्मान आपका भविष्य तैयार नहीं करेगा, मैया सम्मान सिर्फ आपके वर्तमान को थोड़ा बहुत राहत पहुंचा सकता है, थोड़ा बहुत, लेकिन भविष्य अगर सुधारना है तो आपको ई कल्याण का ये जो पैसा है ये आपका अधिकार है, ऐसा नहीं कि किसी की मेहरबानी, आपका अधिकार है। तो ये समझना पड़ेगा छात्रों। लेकिन फिर वही बात आती है ना कि ये छात्र अगर समझ भी जाए तो जब तक जो विल पावर, पॉलिटिकल विल सबसे बड़ी चीज होती है किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, अगर वो नहीं हो तो फिर छात्र कुछ भी करें, मुझे नहीं लगता कि झारखंड जैसे राज्य में कुछ ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला आप है। समझिए ना, पॉलिटिकल विल किसके पास है? हेमंत सोरेन के पास तो नहीं है क्या? नरेंद्र मोदी जी के पास है? नहीं है। हाँ सही बात आप है। देख लीजिए, एसएससी वगैरह भी रेलवे देखिए ना। रेलवे की वैकेंसीज खत्म कर दी, एसएससी में वैकेंसीज की स्थिति वही है, एसएससी का परीक्षा में आप देख और लीजिए, नीट देखिए आप देखिए कि जेएसएससी को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, एसएससी में धनबाद में वो पकड़ा गया ना, सेंटर संचालक पेपर कहीं और से तैयार, पेपर कहीं और से, तो इस हमाम में सब नंगे हैं, ठीक है, छात्रों को सब झेल, और ये छात्रों को समझना पड़ेगा, ये जैसे ही आप नेता के भक्त हो जाते हैं आप खत्म हो जाते हैं, आप फिनिश हो जाते हैं, आप सवाल करना नहीं। और नेताओं का कुल मिला के सिर्फ एक ही बात समझ में आती है कि जहां आप बिखरे बस आप खत्म, और ये बिखराव ही आपको तोड़ती है। अगर आप एकजुट रहेंगे, आप पड़ोसी राज्य बिहार से भी सबक ले सकते हैं कि वहां पे जब छात्र कुछ आंदोलन करते हैं, या फिर आप देखिए ऐसा नहीं है, अभी हाल फिलहाल में भी बहुत आंदोलन हुए, छात्रों ने वहां आंदोलन किया, लेकिन वहां सबकी परिणति सामने आई कि सरकारों को झुकना पड़ा है, सरकारों को उनसे बातचीत के लिए आगे आना पड़ा है। लेकिन ये चीज झारखंड में नहीं दिखता, क्योंकि झारखंड में चीजें अलग अलग हैं, छात्र हैं लेकिन गुट में बटे हुए हैं।
तो जहां भी आप बटेंगे वहां तो आप लूटेंगे ही, सबसे बड़ी बात बर्बाद है। होंगे। और बर्बादी का यही सबसे बड़ा जरिया है। आपको कोई बांट रहा है, आप बट रहे हैं, और आपकी जो जरूरतें हैं वो कोई और अपनी जेब भर रहा है। तो आपको ये समझना होगा, अगर आपको अपना हक, अपना अधिकार चाहिए छात्रों को, तो एकजुटता सबसे जरूरी है। नमस्कार, नमस्कार, जोहार। जोहार।